हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं नया सेशन। ये फरवरी का फर्स्ट पार्ट समझिए। यूनियन बजट है। ये थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लग गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो यूनियन बजट से स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण आपके लिए नई नहीं है, हर बार बजट वही पेश करती हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। जब हम स्टार्ट करें बजट के बारे में तो कॉमन सेंस लगाइए कि बजट क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ, आप समझते हैं सिर्फ एसएससी के एग्जाम में नहीं आने वाला या केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बजट में से जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर रिवाइज भी होती रहती हैं और आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पे हर बार पूछी जाती हैं। इसलिए आप सबका ये मिथ है, कॉमन मिथ है कि सिर्फ बैंक के पेपर में बजट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजट आपके एग्जाम में भी आएगा। जो भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं सुन लीजिए, एसएससी है, बैंक है, DSSB है, केवीएस है, सब में आएगा। व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो मुझे भी कोई मोटिवेशन खास नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, बहुत जल्दी करने का, सच बताऊं तो आपको। लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, ये सुन लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फालतू का कुछ मत पढ़िए। सारा पूरा दिन बजट पे वेस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे वही हैं जो एग्जाम में आएंगे। हर बार ऐसा होता है। आप लोग पहले फीडबैक भी बहुत सारे बच्चे देते थे, तो फीडबैक दिया करिए जब भी एग्जाम देके आते हैं। स्टार्ट करते हैं बजट का सेशन। ये हिंदी मीडियम का सेशन है। कहीं आपको इंग्लिश मीडियम का सेशन देखना था, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। सुन लीजिए, याद करना है तो रिवाइज करना है, और अगर रिवाइज करना है द सोल वे इज आप उसे लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा सुन लेते हैं। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से स्टार्ट करेंगे। इस बार के बजट में आपको बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स इस स्कीम के लिए उस स्कीम के लिए जब भी सुनाई दी, आपको ये बताऊं बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के ऊपर, अनाउंसमेंट्स के ऊपर बजट बनाया गया बहुत ज़्यादा तरीके से। बजट होता क्या है? बजट तो घर जैसा ही बजट है। ये कैसे घर जैसा बजट है? आप घर में पेरेंट्स को देखिए, बजट बनाते हैं वो हर तरह का एक्सपेंस जो है, कुछ घरों में बजट नोट भी किया जाता है कि इस पे इतना खर्चा किया जाएगा, इस पे इतना खर्चा किया जाएगा। कभी कभी पेरेंट्स की इनकम अगर कम होती है तो कभी कभी किसी से थोड़ा सा उधार भी लेना पड़ता है, लोन भी लेना पड़ता है। कभी कभी मम्मी पापा को पुराने सेविंग्स भी जो होते हैं वो भी खर्च करने पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये सोचिए कि कभी कभी बजट नेगेटिव में भी चला जाता है। तो वो बजट को दिमाग में रखिए, घर वाला, कि इस पर इतना खर्चा किया जाएगा, इस पर इतना खर्चा किया जाएगा। जरा सुनिए तो, आप घर में अगर बजट बनाएं तो आप अपने कपड़ों पर भी खर्चा करते हैं, आप खाने पीने पर भी खर्चा करते हैं, आप लोगों की एजुकेशन पे भी पेरेंट्स खर्चा करते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें इस बजट में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ने वाले। ठीक है, जरा सुनिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट से हम हर बार ही स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एक वीडियो और बना करके आपको इन सारे टर्म्स का मीनिंग भी मैं समझा दूंगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग पॉइंट वाइज लिखिए। जीडीपी ग्रोथ जो है, देखिए ईयर वाइज बताया जा रहा है। जैसे ये बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें पिछले साल की, सुन लीजिए, ये रिवाइज भी होता रहता है, लेकिन जब वो बजट में अनाउंस किया जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीधा एग्जाम में आ जाए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 24-25 का बताया गया 6.4%। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.4% है। अच्छा खासा ग्रोथ रेट माना गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट 25-26 का 6.3% से 6.8% के बीच में रहेगा। हम फाइनेंशियल ईयर्स को दिमाग में रख के चलते हैं। ठीक है जी। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर्स को दिमाग में रख के चलते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें प्रोजेक्शन करना पड़ता है। पीछे का क्या रहा, लगभग 6.4%। हम पास्ट यानी कि बीते हुए फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अगला है हम कह रहे हैं 25-26 की जो हम बात कर रहे हैं वो 6.3 से 6.8 के बीच में हमने एक आपको बॉलपार्क फिगर दे दिया है कि इसके बीच में लगभग रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो फिस्कल डेफिसिट समझ लीजिए। जब हम वर्ड डेफिसिट का इस्तेमाल करें तो डेफिसिट का मतलब घाटा होता है। समझ रहे हैं? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा होता है। तो फिस्कल डेफिसिट है ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट है जब हमारी इनकम कम हो और हम खर्चा ज्यादा कर देते हैं। जब हमारी इनकम ज्यादा हो और हम खर्चा ज्यादा कर देते हैं। जरा सुनिए दो,
सरकार के पास आपने टैक्स पहुंचाए हर तरह के आप हर तरह के टैक्स को दिमाग में रखिए, कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर के, इनकम टैक्स से लेकर के, जीएसटी से लेकर सारे तरह के टैक्स को दिमाग में रखिए। यहाँ से अगर सरकार पैसा कमाए, लेकिन अगर आप लोगों को सरकार किसी चीज़ में सब्सिडी देती है, अगर सरकार आपको किसी भी तरह की पेंशन देती है, इसका मतलब यह है अगर कमाती है तो खर्चा भी करना पड़ता है, अगर कमाए कम और खर्चा करना पड़े ज़्यादा तो घाटा। समझ रहे हैं? इनकम अगर कम है और खर्चा अगर ज़्यादा है, किसी भी तरह का अगर खर्चा ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा, खर्चा होगा ज़्यादा तो वो डेफिसिट हो जाएगा। यहाँ पर हम ना किस तरह के घाटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। हर बार सुनिए कि आपको ये याद रखना है, चाहे कोई प्राइमरी डेफिसिट की बात करें या फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट, डरना नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज लिखे कि किस तरह से निकाला जाता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। वन बाय वन बात तो करेंगे, लेकिन कॉमन सेंस क्या लगानी है आपको कि डेफिसिट का मतलब बच्चों हर बार घाटे को कम ही किया जाना हमारा पर्पस होना चाहिए, हाँ या ना। किसी भी तरह का डेफिसिट हो, किसी भी तरह का घाटा हो, हमें हर बार घाटे को कम ही करना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट 4.8% था, ये बताया गया है हमारे बजट के अंदर, तो हम अगला घाटा जो होगा यानी कि जो अगले साल का होगा उसको ऑब्वियसली अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये पिछले साल के मुकाबले कम होगा, हम घाटे को कम करेंगे। समझ रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट 24-25 के लिए 4.8% और फिस्कल डेफिसिट 25-26 यानी कि आने वाले साल के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 4.4%। घाटा हर बार साल बाय साल हमें क्या करना है, साल दर साल हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। दैट शुड बी आवर मोटिव, दैट शुड बी आवर पर्पस। एक बार जरा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये टर्म्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से आप देख रहे हो तो इनको ये बताया गया है, ब्रीफ में थोड़ा सा डाल दिया कि अगर फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार का टोटल बोरोइंग्स दिखाता है कि उसने कितना उधार लिया हुआ है पूरा। तो रिक्वायरमेंट, बोरोइंग रिक्वायरमेंट हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट का जितना भी बोरोइंग रिक्वायरमेंट है सारा का सारा वो दिखाता है। लेकिन अगर कहीं कोई ये पूछ ले कम है, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे अब कम आते हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये वाला पॉइंट कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब रिसीविंग है, जहां पर पैसा रिसीव किया जा रहा है, तो रेवेन्यू रिसीव किया जा रहा है, जहां पे रेवेन्यू रिसीट्स है। इनके अंदर हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स को जोड़े, इसके अंदर हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट को जोड़े और उसमें से हम घटा दें पूरा का पूरा खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर, तो निकल के आ जाता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। फिर बोल रही हूं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, मोटी बात तो मैंने आपको बताई दी कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को दिखाता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को दिखाने वाला फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। 6.4% ये हमारा जीडीपी, तो हम जीडीपी हर बार बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तो हर तरह से, हर सोर्स से आया हुआ हमारे पास, हमारी इनकम को दिखाता हुआ हमारा आंकड़ा जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। 6.4% लास्ट के लिए था, अब अगले के लिए हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा, तो 6.3 से 6.8% के बीच में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। घाटा कम करते हैं ना, तो पिछले साल 4.8%, तो इस बार क्या है 4.4%। फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखिए फैक्ट्स एंड फिगर के अंदर छोटी बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट दिखाया गया है, तो डेफिसिट मैंने क्या बोला था, हर बार कम कर रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.9% बताया जा रहा है। और नेक्स्ट जो यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम मैं नेक्स्ट बोलूं का मतलब होता है इस पुराने वाले से नेक्स्ट, समझ रहे हैं? तो जो पीछे चला गया और अब जो चल रहा है, तो जो अब जो चल रहा है उसके लिए 1.5% का प्रेडिक्शन है। हम यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की कहानियां मत सुनिए। कोई ये बताए कि सीतारमन ने इतनी बार बजट पेश किया है, ये ऐसी वित्त मंत्री हैं और वो सब कुछ, ये सबको पता है। एग्जाम में आएंगे सीधे सीधे आंकड़े, एग्जाम में आएगा सीधा सीधा डेटा, तो सुन लीजिए
हमने कहा 1.3% प्राइमरी डेफिसिट था पीछे वाले साल का, जो साल चल रहा है उसके लिए 0.8% का टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि क्या कहा था मैंने, जो घाटा रहा उस घाटे को कम करने की कोशिश करेंगे हम हर साल, साल दर साल। अगला देखिए, इसमें आपको बता रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर कहता है फिस्कल डेफिसिट को लीजिए, इसमें से हर तरह की जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार कर रही है, सपोज करिए लोन लिया हुआ है, सरकार अपने घाटे पूरे करने के लिए क्या करेगी, लोन ले लेगी। तो कह रहा है किसी भी तरह की इंटरेस्ट पेमेंट अगर सरकार को करनी पड़ रही है उसे फिस्कल पेमेंट में से घटा दीजिए, तो आपके साथ प्राइमरी डेफिसिट पहुंच जाएगा आ जाएगा आपके पास। रेवेन्यू डेफिसिट पकड़िए, रेवेन्यू डेफिसिट के लिए आप कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रिसीट को लीजिए, इसमें से खर्चा घटा दीजिए। सिंपल रेवेन्यू रिसीट्स पकड़िए, इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, रिवीजन के टाइम और एक्टिव हो जाया करो। रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% पीछे साल का, बीते साल का, अभी करंट वाला 1.5% का टारगेट है। अब कह रहे हैं 1.3% बीते साल का प्राइमरी डेफिसिट, 0.8% करंट का टारगेट है। प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स घटा देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू रिसीट्स लीजिए, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें से घटा दीजिए, आपके पास आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू घाटा आपके हाथ में निकल के आ गया। तो इसमें तो रेवेन्यू वर्ड भी है, याद करना आसान हो जाएगा, पिक्चर लगाई है। अगर देखना चाहें, ध्यान देना चाहें तो फिस्कल डेफिसिट 4.4, ये करंट वाले के लिए प्रेडिक्शन दी है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा। रेवेन्यू रिसीट है 0.8% और प्राइमरी डेफिसिट है वही जो मैंने यहां लिखा है, देखिए वही सारा का सारा आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, वो सिर्फ अच्छा लगने के लिए लगाई थी पिक्चर। अब आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज याद कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे मोटिवेशन मुझे मिलेगा। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो नुकसान ये होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप आएंगे देख के चले जाएंगे, नया वीडियो आ जाएगा एग्जाम रेलेवेंट, आप देख नहीं पाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखिए। हर कोई अपने अलग तरीके से बजट पढ़ाता है। पॉइंटर्स की फॉर्म में ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा पॉइंट्स कवर कर लेंगे, विश्वास करिए, इससे ना सीधा एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कहानी में से खुद ढूंढ के निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये है एग्रीकल्चर। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सरकार ने 4 इंजन्स बताए और बोला कि पहला इंजन एग्रीकल्चर है। देखिए एमएसएमई की भी बात की, सबकी बात करी है, लेकिन जो 4 मेजर इंजन बताए हैं सरकार ने उसमें से पहला एग्रीकल्चर है। कृषि को, खेती को महत्व देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, तो फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये हुई जा रही है स्कीम, जिसके अंदर किसानों को लोन भी देने की बात की जाएगी, बड़ी सारी और बातें की जाएंगी। पहले 2 मिनट ये देखो, कहता है पीएम धन धान्य कृषि योजना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना है ये। तो इसमें किया क्या जा रहा है, देखिए सब कुछ दिमाग में रखिए, लेकिन ना ये धन धान्य कृषि योजना जो है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। अब अगर मैं कुछ लोन की बात करने लगूं तो मैंने इसके लिए ना एक पॉइंट और पीछे लिखा है जो मैं आपको अभी इसके साथ जोड़ करके पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि पीएम धन धान्य कृषि योजना है, क्या ये किसानों के लिए फेयर प्राइसेस की बात कर रहा है कि आप इन्हें ठीक से जो एमएसपी पे जो सामान होता है, जो भी इनका प्रोड्यूस होता है उसे खरीदे, क्या ये फेयर प्राइस की बात कर रही है स्कीम, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ अभी इतना याद करना है कि ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जाएगी। कौन सी स्कीम, पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो किसानों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि कृषि योजना है। डेवलपिंग एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, यहाँ पर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है, ये बात की जा रही है एक्चुअल में। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे मीनिंग साथ में लिख दिया गया है। 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब तूर दाल हम पूरे तरीके से खुद उगा लेंगे या कुछ भी ऐसा, तो पल्सेस की बात, दालों की बात की जा रही है। तो लेंटिल्स या फिर पल्सेस की जब हम बात करें तो कह रहे हैं कि 6 साल के अंदर मिशन ये है कि हम आत्मनिर्भरता दिखाएंगे दालों के अंदर। 5 साल का मिशन है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर बच्चों को लगता है कि ये तो जनरल कहानी घड़ती जा रही है। देखिए, अनाउंसमेंट्स बेस्ड बजट था, मैं नई कहानी घड़ रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन ईयर्स पे भी आ जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि 5 साल का आत्मनिर्भरता मिशन किसके ऊपर, तो आप बताएंगे ये कॉटन प्रोडक्शन की, कॉटन प्रोडक्टिविटी की, कॉटन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो आत्मनिर्भरता पल्सेस में 6 साल, 5 साल का मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी में। मखाना बोर्ड सेट करेंगे, तो जी हाँ जी, मखाना आप सही समझ रहे हैं, वही फॉक्सनट, वही मखाना जो आप, जिसकी बात आप समझ रहे हैं सही बिहार में बनाया जाएगा। तो बिहार के लिए इस बार बड़े सारे अनाउंसमेंट्स आपको अटपटे भी लगे होंगे, लेकिन सुन लीजिए हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो यूरिया प्लांट है नामरूप असम में लगाया, ठीक है, लगाएंगे। तो असम के लिए क्या अनाउंसमेंट थी कि नामरूप एक जगह है असम के अंदर, वहां पर एक यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। तो जगह आपसे पूछी जाएगी कि यूरिया प्लांट कहाँ पे, तो हम कहेंगे नामरूप असम में, बजट में जिसके अंदर डिक्लेरेशन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में एनहांस क्रेडिट थ्रू। अब ये ना, अगर आप देखें, मतलब आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं यही किसान योजना की ही हम बात कर रहे हैं। तो एनहांस क्रेडिट कार्ड थ्रू केसीसी लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हाइट टू 5 लाख। पता है, देखिए इसमें क्या होगा, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप पुराना याद करते रह जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लोन लिमिट बढ़ाई गई है। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम में हमेशा पुराना याद करके खिचड़ी पक जाती है। हमेशा वो याद करिए जो अनाउंस करके अभी नया चल रहा है। अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड में केसीसी वो है, किसान क्रेडिट कार्ड है। सुनिए, किसी भी तरह का जब अनाउंसमेंट सरकार कर रही है यहाँ पर, अभी जब भी आपको मैं बता दूँ सुनने में आता है तो सिर्फ लोन ही बट रहे होते हैं। तो हर किसी को हर तरह का बस लोन ही दिया जा रहा होता है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें अब अगर किसान को लोन लेना है तो लिमिट बढ़ा के 5 लाख तक कर दी गई है। मैं आपको देसी में ये बता रही थी, जरा सुन लीजिए एक बार और। कह रहा है पीएम धन धान्य कृषि योजना है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, इसे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, ये किया जा रहा है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स का इम्प्रूवमेंट है, 100 स्मार्ट सिटीज जैसा। तो 6 साल मिशन फॉर आत्मनिर्भरता पल्सेस में और 5 साल मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी में। बिहार की बात करें तो मखाना बोर्ड बनाएंगे, यूरिया प्लांट असम नामरूप में लगाएंगे, और कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लोन लिमिट बढ़ाई गई है, 5 लाख कर दी गई है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात वो नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब ये सबवेंशन स्कीम किसी भी तरह की हो तो आपको इंटरेस्ट में जो छूट दी जा रही होती है, ये उनकी बात करती हुई सबवेंशन स्कीम्स है। तो कह रहा है अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 5 लाख लोन मिल जाएगा, तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए लिमिट को हाइक किया गया है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई दूसरा इंजन ऑफ डेवलपमेंट है। लगभग हम चारों के अंदर सारे ही कवर कर लेंगे। तो एमएसएमई दूसरा स्तंभ जो है हमारे विकास का। तो विकास बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे देश में आजकल बड़ा चलता रहता है। तो आप भी सुनिए, मैं भी विकास विकास बोलूंगी। तो मैं कह रही हूं कि दूसरे नंबर का जो स्तंभ है विकास का वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ये। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट टू कम अप इन बिहार। कहा था ना मैंने आपको, बिहार में बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो बिहार में बहुत कुछ मिलेगा। ये क्वेश्चन याद रखिए कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप इन मैनेजमेंट, ये बिजनेस वाली बात, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड। हम कह रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये आएगा, कहाँ बनाया जाएगा, बिहार में बनाया जाएगा।
ये एमएसएमई को डेवलप करना है ना, तो क्या करना है, अगर एमएसएमई आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना, तो जॉब देनी है ना लोगों को, तो उसके लिए एमएसएमई का डिक्लेरेशन है ये। फिर कह रहा है कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। पहले ये सुनिए कि पहले हमने किसानों को लोन देने की बात की थी, ठीक है, पीछे आप किसान क्रेडिट कार्ड सुन रहे थे ना, तो उद्यम पोर्टल पे जाइए और अगर आपका कोई अपना वेंचर है, अगर आपका कोई अपना स्टार्टअप है, आपको लोन की ज़रूरत है, तो उद्यम पोर्टल पे जा करके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, सरकार आपको 5 लाख तक का लोन दे देगी। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, उद्यम पोर्टल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, उद्यम नाम से पता चल रहा है यहाँ पर फोकस प्रोडक्ट्स स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर टू जनरेट 22 लाख जॉब्स एंड 4 लाख करोड़ रेवेन्यू। देखिए हम ना खर्चा भी बोलेंगे और हम कह रहे हैं कि कितनों का भला भी हो जाएगा वो भी बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैंने अनाउंसमेंट नहीं करी है, तो अनाउंसमेंट जो बजट में हुई थी वो आपको बता रही हूँ, सुन लो। मैंने कहा फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, ठीक है, सुनिए, फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, ये फुटवेयर के लिए है। आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्या जवाब देंगे? फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, फुटवेयर के लिए है, लेदर के लिए है। अब हम कह रहे हैं अगर हम ऐसी स्कीम चला रहे हैं, क्योंकि ये एमएसएमई के नीचे मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने ना क्या किया, सेक्शन में क्लासिफाई कर दिया कि जनरल सारा का सारा बजट कहीं से भी उठा के कुछ भी पॉइंट वाइज नहीं पढ़ा दिया कि जैसा सरकार ने बोला था। मैंने कैटेगराइज किया है कि एमएसएमई के लिए ये, किसानों के लिए ये, तो ये सारी बातें जब मैंने लिखी है नीचे इसके, तो आपको याद करनी पड़ेगी। फोकस प्रोडक्ट जो है वो कह रहा है प्रोडक्ट स्कीम जो है वो लेदर के लिए है, फुटवेयर के लिए है। इससे कह रहा है 22 लाख तो हम जॉब्स जनरेट कर लेंगे, 22 लाख जॉब्स जनरेट कर लेंगे, तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोगों को सबको जॉब मिलने वाली है। फिर कह रहा है 4 लाख करोड़ रेवेन्यू जो है इसका, 4 लाख करोड़ रेवेन्यू जो है इसका। प्लीज थोड़ी सी चीजें जब कुछ लिखा हुआ होता है, मैंने उसको अगर हाईलाइट किया है तो किसी पर्पज से किया है। मैं दोनों चीजें आपको बताना चाह रही हूं कि अगर हम जॉब्स जनरेट करेंगे तो हम उससे क्या करेंगे, कुछ ऑब्वियस सी बात है, पैसा खर्चा भी करेंगे और कुछ कमाएंगे भी सही। तो हम तो यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, या तो हम उससे आने वाले पैसे की बात कर रहे हैं। फंड ऑफ फंड्स ये स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की बात बहुत ज़्यादा ही होने लगी है, तो स्टार्टअप्स की बात है, लोग अपना स्टार्टअप चलाते हैं, तो 10,000 करोड़ जो है इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा स्टार्टअप्स के ऊपर। तो फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड, सबको लोन मिलेगा, चिंता मत करिए, सब लोन लीजिए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करिए। चलिए 5 लाख महिलाएं SC ST पहली बार जो एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, क्योंकि सब बिजनेस चलाओ ना, तो हम कह रहे हैं सारे बिजनेस चलाएंगे और टर्म लोन जो है वो 2 करोड़ का। क्या? तो सुनो, दोबारा सुनिए। हम कह रहे हैं 5 लाख महिलाएं SC ST कैटेगरी वाली जो पहली बार बिजनेस चलाने वाली हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, तो हम कह रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को टर्म लोन दिया जाएगा 2 करोड़ तक का। ठीक है जी, शायद याद हुआ होगा, दोबारा सुनते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट ये बनाया जाएगा बिहार में। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड 5 लाख लिमिट वाले उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करने वाले MSMEs के लिए। फोकस नहीं माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, ये याद रखिए। तो MSME का पार्ट है, लेकिन सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। हम यहाँ पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ माइक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। फोकस प्रोडक्ट स्कीम जो है वो फुटवेयर के लिए है, लेदर के लिए है। 22 लाख जॉब जनरेट करें और 4 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे, 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। तो फंड ऑफ फंड्स जो है स्टार्टअप्स को 10,000 करोड़ इसके ऊपर खर्चा करेगी। देखिए सरकार खर्चा अपना बता रही है कि हम अपने पैसे को यहाँ डिवाइड करके यहाँ पर खर्चा करेंगे। वही है बजट, वही बताया जा रहा है आपको कि 5 लाख महिलाएं SC ST कैटेगरी, 5 लाख महिलाएं SC ST कैटेगरी पहली बार एंटरप्रेन्योर बनती हुई, टर्म लोन इनका 2 करोड़ तक का। ठीक है जी, अगला सुनिए। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट है, तीसरा डेवलपमेंट का हमारा यहाँ पर इंजन है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए अगर हमने बात करी कृषि की, और हमने बात करी MSMEs की, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए पैसे तो दो। थर्ड इंजन है डेवलपमेंट का,
तो इंजन, थर्ड इंजन डेवलपमेंट का, विकास का तीसरा स्तंभ सुनिए इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस जगह पे सरकार पैसा लगाएगी वो सुनिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट मत बताइए, उन्हें नहीं जानना है। ₹1 लाख crore to implement the proposals for cities as growth hubs. Allocation of 10,000 crores for 2026, the financial year which is going on right now, अभी वाला फाइनेंशियल ईयर, उसकी बात चल रही है। अर्बन चैलेंज फंड है, दोबारा सुनिए, एक अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन करना है हर चीज को। देखिए, अर्बनाइजेशन करने में कोई बुराई नहीं होती है। जब कोई चीज गांव होती है तो वहां पर चीजें कम पहुंच पाती हैं, विकास कम हो पाता है। जब चीजें डिस्ट्रिक्ट बन जाती हैं या टाउन्स होती हैं या फिर वो स्टेट का कोई बड़ा सा सिटी का पार्ट बन जाती है, आप समझ रहे हैं, अर्बनाइजेशन से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी जॉब्स की भी बढ़ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं, इंडस्ट्रीज लगती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, तो बहुत अच्छा होता है। तो अर्बनाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। अर्बन चैलेंज फंड जो है बनाया गया, ठीक है। तीसरा स्तंभ इन्वेस्टमेंट है, किसका, बजट के अंदर हम कह रहे हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब आप बात करें तो तीसरा इंजन जो है वो कौन सा है, वो इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम अर्बन चैलेंज फंड बनाएं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ इम्प्लीमेंट प्रपोजल्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स। देखिए, क्योंकि ये अर्बन चैलेंज फंड है तो सिटीज का को पूरा पानी देना, उनका सैनिटेशन करना, उनको ग्रोथ हब बनाया जाएगा। इन टोटालिटी हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो ग्रोथ हब बनाया जाए, सिटीज एज ग्रोथ हब, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, सब चीज़ें दिमाग में रखी जा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज़ें दिमाग में रखी जा रही हैं। तो मोटी बात, 25-26 का टारगेट, 10 लाख करोड़ का एलोकेशन। इस पहले सुनिए, शायद हो सकता है आपको यहाँ कंफ्यूजन हो जाए कि टोटल तो 1 लाख करोड़ बोला है हम खर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बोल रहा है 25-26 के लिए हमने 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। तो उसमें से इस बार वाले साल का पार्ट जो है, पूरे में से आपको इस साल का जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया अर्बन चैलेंज फंड में। दोनों बातें लिखी है, अर्बन चैलेंज फंड टोटल भी लिखी है और इस साल का एलोकेशन भी लिखी है, अलग से लिखी है, ध्यान से लिखिए। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जाएगी, स्कूल्स के अंदर खोलेंगे तो पढ़ाई करवानी है बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे 50,000। तो टू बी इस्टेब्लिश, देखिए स्किल्स सिखाने हैं बच्चों को, तो अटल टिंकरिंग लैब्स खोलिए, टू बी इस्टेब्लिश इन गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, ठीक है, ये लिखा मैंने। अ स्कीम टू प्रोवाइड UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स विद ₹30,000 लिमिट टू PM स्वनिधि। देखिए, वैसे तो ये स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम है, ठीक है, SV स्ट्रीट वेंडर्स है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए, वो निधि का मतलब, निधि वही मनी वाली निधि है, वो पैसे है, तो कोई लड़की निधि नहीं है, आप ऐसे खुश मत हो जाइए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर निधि है, पैसे वाली निधि है, पैसे, राशि, मूल्य, धन राशि दी जाएगी, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स आप जानते हैं कौन होते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स को पहले जो मिलता था उससे अब बहुत बढ़ा दिया गया, 30,000 का लोन देंगे अब उन्हें। लेकिन जो 30,000 का लोन देंगे ना, वो UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स है, उनसे मिलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है PM स्वनिधि स्कीम के तहत इंटरनेट फॉर ऑल गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन विलेजेस वाया भारत नेट प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत नहीं, आप ये समझिए कि जैसे सरकारी संस्थान थे जो पहले चलते भी थे और काम भी करते थे, हम अगर बात करें BSNL की और MTNL की, तो अगर आप थोड़ा सा याद कर पाएँ, वैसे ही कुछ सुविधाएं भारत नेट प्रोजेक्ट से आपको दी जाने की बात की जा रही है। आपको नहीं मिलेगी, अगर आप विलेज में रहते हैं तभी मिल पाएगी। तो इंटरनेट सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स के लिए और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं विलेजेस की, तो विलेजेस के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत उन्हें दिया जाएगा इंटरनेट फैसिलिटी। कितनी बड़ी बात है, वाओ। गिग वर्कर्स, काम नहीं है या काम है तो बड़े अनऑर्गेनाइज से सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है,
आप जोमेटो में, स्विगी में काम करते हुए लोगों को देखते हैं, डिलीवरी बॉयज़ को देखते हैं, गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो हम अगर गिग वर्कर्स को दिमाग में रखें तो उनको थोड़ी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो गिग वर्कर्स के लिए कार्ड्स है। अगर उन्होंने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने पे तो उन्हें हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाएंगे पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। समझ गए हैं आप? तीसरा स्तंभ है ये, इन्वेस्टमेंट वाला, विकास का तीसरा स्तंभ है ये, जिसमें 1 लाख करोड़ जो है अर्बन चैलेंज फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें अर्बनाइजेशन, जिसमें सिटीज़ को एज ग्रोथ हब डेवलप किया जाएगा, जिसमें 25-26वें साल के लिए यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन भी हो चुका है। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खोले जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। स्कीम जो प्रोवाइड करेगी पीएम स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 तक का यूपीआई लिंक्ड इंसेंटिव, यूपीआई लिंक्ड जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन। क्रेडिट का मतलब ही लोन है ना, तो क्रेडिट कार्ड भी आपको लोन ही देता है ना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो तो आप लोन ले रहे हो बैंक से, ये वही वाला है। इंटरनेट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में गाँव वाले भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत इन्हें इंटरनेट फैसिलिटी दी जाएगी। गिग वर्कर्स के लिए पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करिए, आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं चौथे स्तंभ के ऊपर। नहीं, अभी तीसरा ही नहीं खत्म हुआ, तो जरा तीसरे में बड़े सारे पॉइंट्स आ गए। तो कह रहा है इन लाइन विद न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टारगेट। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो डेवलप करने, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर, हर जगह पे ना एसएमआर लिखा हुआ आ रहा है, इसे ना हर जगह पे आपको एसएमआर लिखा हुआ आएगा या एसएमआर्स लिखा आएगा। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, इसका मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने लगे। तो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत अगर हम 100 गीगावाट एनर्जी में 2047 तक, देखिए हमारा हम R&D बजट बना रहे हैं, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट जो है हम बना रहे हैं। तो 20,000 करोड़ का हमारा बजट है। हम कुछ समय तक ये भी चाह रहे हैं कि इतने रिएक्टर्स हमारे पास बन के आ भी जाएं, 5 आ जाएं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में 5 आ जाएं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है इसका टारगेट हम कह रहे हैं कि 100 गीगावाट जो है एनर्जी 2047 तक, R&D बजट 20,000 करोड़ का, लेकिन डेवलप क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है इनके डेवलपमेंट की बात की जा रही है इसके तहत। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने लगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन 500 करोड़। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के ऊपर देखिए बहुत बात करता है इंडिया, तो AI की बात हो रही है, तो 500 करोड़ का यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट इन बिहार। तो मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्ट में, बिहार में इस बार आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक पहली बात, ऐसे नहीं कि खिचड़ी पका दे सब कुछ साथ में लिख दे। मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, आपके पास नहीं है, आप तो कॉपी में लिख रहे हो। हम कह रहे हैं नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहला। दूसरा कह रहा है वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट है, कहाँ लाया जा रहा है, बिहार में लाया जा रहा है। एडिशनल 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स हैं अंडर स्वामी स्कीम। आप पहले ये सुनो कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं तो आपको बता दूं, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे एग्जाम में आने वाले, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पॉइंटर्स फायदा करते हैं, कहानी नहीं। इसीलिए वो वर्ड्स लिखिए जो एग्जाम में आएंगे, जहाँ पे सीधा पूछ लिया जाएगा कितना एलोकेशन, किस स्कीम को, किस स्कीम के तहत कितना एलोकेशन, कुछ भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हर बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मुझे समझ में आता है, ये चीज़ें किसी को बड़ी अच्छी नहीं लग जाती हैं, तो मन मार के देखिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, बैंक वाले में भी आएगा, SSC में भी आएगा, रेलवेज में भी आएगा, DSSB केंद्रीय विद्यालय सब में आएगा, CDS में भी आएगा। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जाम स्पेसिफिक। आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हो, आप PCS के एग्जाम देते हो, पूरा बजट भरा पड़ा होगा उसके अंदर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाई चांस हमसे पढ़ना चाहें, अगर आपको हमारा पढ़ाना गलती से ठीक लग जाए,
तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के कोर्स ले सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, वीडियो को देख लो, पूरा भला हो जाएगा। याद रखना, मैं मेहनत करके पॉइंटर्स लाई हूँ, आगे आपकी मर्जी है। आप कहानियाँ सुनते रहेंगे या फिर सिर्फ पॉइंटर्स से सीधे क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, पूरा टाइम पढ़ाती रहूँगी, आपकी मर्जी। बट मुझे लगता है आप पूरा देखेंगे तो आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सेम मिल जाएंगे। तो देखिए, ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करने के लिए नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर सकते हैं। ज़रा सुनिए, एडिशनल 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स हैं। देखिए, स्वामी अगर हम कह रहे हैं तो आपको स्वामी बनाया जा रहा है, स्वामी बनाया जा रहा है, घर का स्वामी बनाया जा रहा है, इसलिए स्वामी स्कीम, ठीक है। तो ऐसा याद कर लीजिए। तो स्वामी है, ओनरशिप की बात की जा रही है। 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा किया जाएगा कि 1 लाख और घर बनाएंगे हम। जल जीवन मिशन है, इसे बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया। इसका जो टाइम है, इसका टेनर है। यूरिया प्लांट है विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मीट्रिक टन्स टू बी सेट अप एट नामरूप असम। तो यूरिया प्लांट अभी आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको यूरिया प्लांट अभी पढ़ाया था ना, तो ये वही यूरिया प्लांट है। इसमें ना मैंने आप एक पॉइंट और ऐड किया, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। कहते हैं कि यूरिया प्लांट है जिसकी एनुअल कैपेसिटी 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी, तो बहुत ज़्यादा है ये। नामरूप असम में से लगाया जाएगा। रिवाइज करवा दूँ, जल्दी से सुनिए। इन लाइन विद न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट, हम कह रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है हमें डेवलप करने 2047 तक के लिए। R&D बजट जो है 20,000 करोड़ का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन 500 करोड़। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और वेस्टर्न कोशी केनाल, कोशी रिवर है आप अगर जानते हो तो, हम कोसी केनाल की बात करें तो कोसी रिवर है जो बिहार में आप जानते हैं, जिसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो ये कोसी केनाल ERM प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, बिहार है ये। एडिशनल 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स डेवलप की जाएंगी जिसमें 15,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है, स्वामी स्कीम के तहत, क्योंकि ये सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन को बढ़ाकर के इसका टाइम जो है 2028 करा। यूरिया प्लांट नामरूप असम वाला हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन का कैपेसिटी वाला होगा, बड़ी बात है। चलिए अब देखते हैं असली में चौथा स्तंभ जो एक्सपोर्ट्स है, जब हम सामान बाहर बेचते हैं। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बेचते भी हैं, लेकिन आपको बताऊं यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बना के बेचेंगे। तो एक्सपोर्ट्स पे पॉइंटर्स कम है। कहता है कि विकास का चौथा स्तंभ एक्सपोर्ट्स, जिसमें कह रहा है कि जो बाहर भेज रहे हैं वो वाली बात। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, अगर आप कह रहे हैं उसे इंश्योरेंस में एनहांस कर दें। मजे की बात सुनिएगा जरा, इस लिमिट को पहले भी बढ़ाया गया था। अगर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कोई विदेशी या फिर कोई विदेशी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करना चाहे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में पहले मैक्सिमम लिमिट जो होती थी बाहर वालों के लिए 74% की थी। 74% का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वो, अब वो 100% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिमिट को बढ़ा दिया गया। ये बात 74 वाली बिल्कुल बेकार है, उसे देखिए भी मत। कह रहा है FDI लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इसकी लिमिट इंश्योरेंस के अंदर बढ़ा करके 100% कर दी गई है। पैसे लगा दो पूरे के पूरे बाहर वालों। A bill to decriminalize over 100 provisions। अब कुछ अच्छे बच्चे मैसेज पे मैसेज करेंगे, क्या वो प्रोविजंस नहीं पढ़ा सकती थी? तो आपको बता दूं, 100 प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आप और मैं दोनों बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ देंगे, पक जाएंगे, आप एग्जाम में नहीं आएंगे। कोई नहीं पूछने वाला है किस पे माफ कर दिया जाएगा आपको और किस पे माफ कर दिया जाएगा आपको, नहीं जानना है आपको। 100 प्रोविजंस है भाई, अगर 2 प्रोविजंस होते तो पढ़ा देती ना, लेकिन ये तो 100 प्रोविजंस है। सुनिए ना क्या कहता है एक बिल है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब सुनिए, अगर आप किसी तरह का कुछ गड़बड़ कर दें तो क्रिमिनल बन जाएंगे। आपको क्रिमिनल एक्ट के तहत आपको क्रिमिनल मान करके बुक किया जाएगा। हम यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज की बात कर रहे हैं, माफी देने की बात कर रहे हैं। सुनिए, a bill to decriminalize over 100 provisions across various laws to enhance ease of doing business, Jan Vishwas Bill 2.0।
पहले तो ये जन विश्वास बिल जो है, जिसका दूसरा एडिशन प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, तो वो कह रहा है उसके तहत आप अगर बिजनेस करते हैं लेकिन आप कुछ गड़बड़ टाइप कर रहे थे तो आपको क्रिमिनल का मतलब तमगा दे करके आपको पहले आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपको 100 प्रोविजन से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब उनके तहत अब आपको बुक नहीं किया जाएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होंगी, ताकि आसानी से आप बिजनेस कर पाए। तो ये जन विश्वास बिल है, उसके तहत किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जो बनाया जाएगा। मैरीटाइम का मतलब हम सी की बात कर रहे हैं, हम सी की नेवल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं क्या जी? तो मैरीटाइम मतलब हम सी की बात कर रहे हैं। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, 25,000 करोड़ जो है इसके ऊपर लगाया जाएगा। अब जरा सुनिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्कीम वाइज एलोकेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये सुन लो। तो मनरेगा, देखिए कुछ कुछ स्कीम्स में तो एलोकेशन उतना ही है, ना कुछ बढ़ाया ना घटाया, तो लेकिन फिर भी हो सकता है वो कुछ पूछ ले, तो कुछ कुछ ऐसे ही लिख दिया है। 86,000 करोड़ का एलोकेशन मनरेगा पर, ठीक है। ये तो महात्मा गांधी, ये आप इसे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। रूरल गारंटी जो स्कीम है, ये वो मनरेगा है जिसमें कुछ पैसा दिया जाएगा नेशनल रूरल गारंटी के तहत। मतलब कुछ जैसे 100 दिन का काम मिलने वाला है तो गरीब लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है। इससे क्या होगा, सीधी बात है, देखिए पैसा आएगा तो वो भी कुछ खर्चा करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वो मनरेगा है। 86,000 करोड़, I'm so sorry, 86,000 करोड़ जो है इसके ऊपर खर्चा, मतलब इसका एलोकेशन है। तो यहाँ से देखिए पीएम किसान जो है स्कीम, इसको एलोकेशन कितना, 63,500 करोड़ का एलोकेशन, 63,500 करोड़ का एलोकेशन पीएम किसान योजना के लिए। जल जीवन मिशन, जिसका मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था 2028 तक बढ़ा के कर दिया गया है, वही जल जीवन मिशन है जिसके लिए 67,000 करोड़ का एलोकेशन है। अगला जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पीएम आवास योजना है। तो ये पीएम आवास योजना अर्बन एंड रूरल दोनों है, यहाँ पर UNR लिखा है। तो अर्बन एंड रूरल दोनों के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा 78,126 करोड़ का किया जाएगा। ये बजट में अनाउंसमेंट्स की गई हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, जरा सुनिए। कहता है FDR लिमिट जो है एनहांस करके इंश्योरेंस का 74 से 100% कर दिया गया है, कि इसका मतलब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाला है 100% ही हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। कह रहा है बिल टू डीक्रिमिनलाइज 100 ऐसे प्रोविजंस थे जिनसे क्रिमिनल मान लिया जाएगा किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेस होल्डर को, उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। किसके तहत? वो कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, इसलिए किया गया है, जन विश्वास बिल के तहत किया गया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जो बनाया जाएगा, 25,000 करोड़ इस पे खर्चा होगा, किया जाएगा। अब अगर फैक्ट और फिगर्स देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, स्कीम वाइज एलोकेशन देखें, तो स्कीम वाइज में मनरेगा 86,000 करोड़ का एलोकेशन है, 63,500 पीएम किसान के लिए, जल जीवन के लिए, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़, और अर्बन और रूरल के लिए पीएम आवास योजना में 78,126 करोड़ का एलोकेशन है। अब जरा कुछ चीजें आपको किस तरह से देखनी है वो ऐसे देखिए। यहाँ पर अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, और हो सकता है ये पिक्चर आपको बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, तो मैं बोलूंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरा सुनिए। कहता है किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। पहला क्या है, किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो ये वो कमाने वाले सोर्सेज है, ठीक है। कितना परसेंट, तो परसेंट में ये वेरिएशन दिखाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिए, कहता है कि अगर आपको अगर पता हो कस्टम ड्यूटी, आपने सुना कि कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो कस्टम से 4% जो है कमाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हम कह रहे हैं कॉर्पोरेशन टैक्स से, कस्टम्स 4%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% सरकार कमाती है। देख रहे हैं आप, नॉन टैक्स रिसीट्स होती है, क्योंकि टैक्स के अलावा भी कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट या कुछ भी समझिए कि सरकार ने अपनी
जो जिन चीज़ों में सरकार का शेयर था वो अपना शेयर बेच दे, या कोई सरकार के पास एसेट है वो बेच दे, तो उससे जो पैसा कमाती है सरकार वो 9% का है। ये इनकम का आपको ब्यौरा दिया जा रहा है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आता है। नॉन टैक्स रिसीट 9%, बदलता रहता है ना, तो इसलिए हर बार याद भी करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है। तो कस्टम्स 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है 1%, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है 1%। कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आता है, जीएसटी से 18% आता है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%। अदर टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि इनकम टैक्स तो सीधा सीधा 22% है। सुन लीजिए, इनकम टैक्स तो सीधा सीधा 22% है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5% है। एंड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो है उससे भी 24% की सरकार की कमाई है, ठीक है, ये मोटी बात है। आगे बढ़ते हैं जरा, इसमें कहाँ पैसा खर्च करती है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो जरा देखिए कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है अपने घाटे को पूरा करने के लिए, तो किसी भी तरह की इंटरेस्ट पेमेंट है वो 20% है, यहाँ पे खर्चा कर रही है सरकार। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, अब कोई स्कीम है जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तो 8% उस पर खर्चा करेगी सरकार। सब्सिडीज देने के लिए आपको 6% का खर्चा किया जाएगा। डिफेंस पे 8% पैसा लगाया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं, देखिए वहां पर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कह रहे हैं वो अलग हैं, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वो अलग हैं। इन पे 16% का खर्चा होता है। फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स जो हैं वो 8% खर्चा उन पे। इसके अलावा स्टेट का शेयर टैक्सेस का, ड्यूटीज का, उस पर 20% देना पड़ता है। आपको अगर ना समझ आए तो सुनिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, आपने वहां पर देखा CGST और SGST, देखा ना, तो एक स्टेट का शेयर है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, लेकिन आपने तो टोटल मिला के पे किया ना। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पैसा पहुंचाया जाता है तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा वापस भी तो करना पड़ता है। तो वो आपको बता रहा है कि जो स्टेट का शेयर होता है किसी भी टैक्स के अंदर, किसी भी ड्यूटी के अंदर, वो 20% उस पर सरकार लगाती है। अब अदर एक्सपेंडिचर 9% है, लेकिन पेंशन 4% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेंशन का शेयर कितना है? 4% है। हर चीज आपको याद रखनी पड़ेगी परसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम इसे 100% मानते हैं, हम कह रहे हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके अंदर सरकार बड़े बड़े खर्चे करती है, वो वाले हैं ये। अगला देखिए जरा। अगर आपको ये लिखना है तो वीडियो को यहाँ पर रोकिए और लिखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यूनियन बजट कितने साइज का? तो टोटल रिसीट्स जो है अदर दैन बोरोइंग्स, ये एज इट इज गवर्नमेंट का बजट जैसे बताया गया वैसे आपको बताया जा रहा है कि यूनियन बजट जिसके अंदर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उनकी बोरोइंग्स को, तो टोटल रिसीट्स अदर दैन बोरोइंग्स। उधार की बात नहीं, उधार को निकाल दीजिए, सिर्फ रिसीविंग की बात करिए। हम कह रहे हैं 34.96 लाख करोड़, 34.96 लाख करोड़ का टोटल बजट, ठीक है जी, जिसके अंदर हम कह रहे हैं टोटल रिसीट्स अदर दैन बोरोइंग्स गिन रहे हैं। खर्चा देखें, एक्सपेंडिचर देखें, व्यय देखें, तो 50.65 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अगर बजट उतना है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो घाटा होगा ना, वही बात समझा रही थी मैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11.21 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, आपको देखिए बहुत तरीके से डिविएशन, बहुत तरीके से आई शुड से वेरिएशन बताए जाएंगे कि यहाँ इतना लगाएंगे, वहाँ उतना लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलने लगूँ कि डिफेंस को इतना पैसा दिया जाएगा, रेलवेज को इतना दिया जाएगा, एग्रीकल्चर को इतना दिया जाएगा, तो भी हम उसकी बात भी करेंगे। जरा सुनिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11.21 लाख करोड़, 3.1% ऑफ जीडीपी है। परसेंटेज याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अमाउंट तो रखिए ही रखिए। अभी हम बात सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम। अब ये समझिए ना, आप अगर बात करने लग जाएं किसी भी साल की, ठीक है, तो आप क्या आंकड़ा दिखा रहे हैं? जो साल में अगर सरकार आ जाए इलेक्शन के बाद, तो बजट एक बनाया जाता है जो टेंटेटिव बजट होता है कि सरकार आएगी तो इतना इतना खर्चा करेगी। ये इलेक्शन के समय भी ऐसा ही किया जाता है, लेकिन अभी तो खैर चल रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको वो
साल बाय साल जो भी बजट बनाया जाएगा, जो जो प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें जो जो वेरिएशन आएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। 11.21 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो जीडीपी का 3.1% होता है, ये याद रखिएगा। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स है 14.82 लाख करोड़ की। नेट टैक्स रिसीट्स है, अब ये रिसीविंग है, टैक्स से आप कितना पैसा रिसीव किया है आपने, तो 28.37 लाख करोड़ की रिसीविंग है ये। देखिए एक चीज यहां पर, मार्केट से कितना पैसा टोटल सरकार ने उठा रखा है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स है ये, तो वो आपको लिखा हुआ दिया गया है यहाँ पे। टैक्स से कितना पैसा कमाया और कैपिटल रिसीट से कितना, तो 16 लाख करोड़। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए एलोकेशन वाइज एक बार जरा देखिए कि बजट में एलोकेशन जब किया गया तो यहां पर, अगर यहाँ ना भी देख पाए, इसमें नहीं भी दिखे, तो यहाँ पर मेन चीजें लिख दी गई हैं, शायद आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि यूनियन बजट एग्रीकल्चर के लिए 1.38 लाख करोड़, ठीक है, रेलवेज को 2.55 लाख करोड़, रोड, अब ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसको एलोकेशन 2.87 लाख करोड़ का है, डिफेंस को 6.8 लाख करोड़ का है। पेंशन निकालेंगे तो कुछ अलग फिगर आएगा। अगर आपको ने कुछ कहीं से बजट पड़ा है तो जरा बताइए ना, पेंशन निकाल के कितना, डिफेंस वाले जो आर्मी पर्सनल है उनको पेंशन दी जाती है, तो पेंशन निकाल के बजट अलग बनता है, जरा वो बताइए ना कितना है। अब अगर चेक कर पाए तो जरा चेक करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, अपनी जगह जहाँ आप रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे ये जान करके कि आप कहाँ रहते हैं, वो बताएंगे आप। तो एजुकेशन 1.28 लाख करोड़ खर्चा किया जाएगा, सुन लीजिए, एग्रीकल्चर पे 1.38 लाख करोड़ का खर्चा, रेलवेज पे 2.55 लाख करोड़ का खर्चा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे 2.87 लाख करोड़ का खर्चा। वही मोटी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप देखिए एजुकेशन जो है 1.28 लाख करोड़ यहाँ भी दिख रहा है, एग्री जो है 1.38 लाख करोड़ यहाँ भी दिख रहा है। एजुकेशन, डिफेंस सब इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को बजट का सेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा, पॉइंटर्स आपने बना लिए होंगे। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम पॉइंटर्स देते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे पैसेजेस, बहुत सारे मैथ्स के सवाल, बहुत सारे रीजनिंग के सवाल आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाता है। अभी आपने इतना देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।